महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार अजीत पवार सबसे कमजोर चेहरे हो सकते हैं, लेकिन सबसे मजेदार और चर्चित खबरें भी उनके पास से ही आ रही हैं। अब महायुति में रहते हुए तो लग रहा है कि वो बीजेपी की लंका लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को बहुत मजा आ रहा है। 2019 में अविभाजित एनसीपी में अपने छोटे से विद्रोह और फिर बाद में बीजेपी को धोखा देकर एनसीपी में वापसी को सुनियोजित बताकर एक बार फिर उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनवाने में देश के सबसे बड़े उद्योगपति का दर्जा प्राप्त कर चुके गौतम अडानी का नाम लेकर उन्होंने बीजेपी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। यह कुछ वैसी ही परिस्थिति है जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद थी। अजीत पवार की बातें कितनी सच हैं यह कोई नहीं जानता, लेकिन उनके बयान ने महाराष्ट्र के चुनाव में भूचाल ला दिया है। अजीत पवार की यही कला उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में अपने चाचा शरद पवार का असली उत्तराधिकारी साबित कर रही है। अजीत पवार के दावे के चलते विपक्ष को मौका मिल गया है कि वो उन आरोपों को और ज्यादा हवा दे। गौतम अडानी और मोदी सरकार के बीच बहुत मधुर संबंध यूं ही नहीं है, इस बात का मौका विपक्ष को मिला है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि हर कोई जानता है कि 2019 में महाराष्ट्र की सरकार बनवाने के लिए बैठक कहां हुई थी। सभी लोग वहां थे। अजीत पवार कहते हैं कि मुझे फिर से कहने दीजिए, अमित शाह वहां थे, गौतम अडानी वहां थे, प्रफुल्ल पटेल वहां थे, देवेंद्र फडणवीस वहां थे, अजीत पवार वहां थे, पवार साहब यानी कि शरद पवार वहां थे। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय बीजेपी के साथ जाने का फैसला शरद पवार की जानकारी में किया गया था और एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता का अनुसरण किया गया था। 2019 में महाराष्ट्र की सरकार बनवाने के लिए हो रही बैठक में अगर देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी मौजूद थे तो इसका मतलब है कि सरकार बनवाने में उनकी भूमिका भी रही होगी। और अगर यह बात साबित होती है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बातों पर अब मुहर लग जाएगी। राहुल गांधी बहुत समय से गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। अडानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं, यह बात लगातार राहुल कहते हैं और जाहिर है कि इस तरह की बातें अगर अजीत पवार ऐन चुनाव के मौके पर करेंगे तो बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। और इस पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले लोगों में राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिए इंटरव्यू के अनुसार गौतम अडानी ने महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए असंभव गठबंधनों को बनवाने की बातचीत में हिस्सा लिया था। यह गंभीर सवाल उठाता है कि क्या वो बीजेपी के अधिकृत वार्ताकार थे? क्या उन्हें गठबंधन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी? एक व्यवसायी महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा था? अजीत पवार के खुलासे ने महायुति खासकर बीजेपी के लिए धर्म संकट की स्थिति बना दी। केंद्र सरकार और अडानी के बीच मिलीभगत के आरोपों को मोदी के खिलाफ विपक्ष की साजिश बताने वाली बीजेपी अब किस मुंह से कहेगी कि उसके पास उसके अपने सहयोगी अजीत पवार जो कह रहे हैं वो गलत है? और इस मामले में बीजेपी यदि चुप्पी साधना भी चाहे तो वो ऐसा कब तक कर पाएगी? अजीत पवार की बात और उनके शब्दों पर अगर गौर करें तो यह नजर आता है कि उन्होंने अडानी का उल्लेख बीजेपी को उलझाने के लिए ही किया है। यदि वो अडानी का नाम नहीं भी लेते तो एनसीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का किस्सा मुकम्मल हो जाता, लेकिन अडानी का नाम लेने से कहानी में एक्स्ट्रा ट्विस्ट आ गया। यदि अडानी वाकई उस बैठक में मौजूद थे तो यह भी साबित होता है कि ऐसा दोनों पक्षों से उनकी करीबी की वजह से हुआ होगा। लेकिन इस समय सवाल तो उनके और बीजेपी के रिश्ते पर उठ रहे हैं। अजीत पवार के खुलासे से अकेले बीजेपी ही क्यों, एकनाथ शिंदे के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। सीएम रहते शिंदे अडानी के धारावी प्रोजेक्ट की वकालत कर चुके हैं। अब जबकि अजीत पवार के बयान ने अडानी की भूमिका को चर्चा में ला दिया है तो शिंदे और उनकी पार्टी किस तरह अपने आप को इस विवाद से दूर रख पाती है, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने इस इंटरव्यू में जिस तरह अपने चाचा शरद पवार को भी घसीटा है, वो इस बुजुर्ग मराठा नेता के लिए एक तरीके का सेटबैक ही है। क्योंकि 2019 की इस घटना के बाद शरद पवार कई बार कह चुके हैं कि 2019 के उस राजनीतिक घटनाक्रम के जिम्मेदार वो नहीं थे, जबकि उनके भतीजे अजीत पवार कहते हैं कि मुझे फिर से कहने दीजिए, अमित शाह वहां थे, गौतम अडानी वहां थे, प्रफुल्ल पटेल वहां थे, देवेंद्र फडणवीस वहां थे, अजीत पवार वहां थे और पवार साहब वहां थे। पवार साहब यानी शरद पवार। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय बीजेपी के साथ जाने का फैसला शरद पवार की जानकारी में किया गया था और एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता का अनुसरण मैंने किया, हम सभी ने किया। हालांकि जो लोग शरद पवार और अजीत पवार को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है
ये सभी जानते हैं कि शरद पवार और गौतम अडानी अक्सर मिलते रहते हैं। दूसरे महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के लिए जरूरी है कि प्रदेश सरकार में उनके घर से कोई न कोई सत्ता में बना रहे। दूसरी बात, अजित पवार में आज भी इतनी कुव्वत नहीं है कि वो प्रदेश के डिप्टी सीएम भी बन सके। लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर अजित पवार अपनी हैसियत को देख चुके हैं और ये पूछे जाने पर कि शरद पवार ने बाद में हिचकिचाहट क्यों दिखाई और बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए, अजित पवार ने कहा कि उन्हें इसका कारण नहीं पता। अजित कहते हैं कि पवार साहब एक ऐसे नेता हैं जिनके दिमाग को दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता। और यहां तक कि हमारी आंटी यानी शरद पवार की पत्नी प्रतिभा या हमारी सुप्रिया सुले भी नहीं। शरद पवार की बेटी और एनसीपी चीफ शरद पवार सांसद सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी है, उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी भी बैठक की कोई जानकारी नहीं और वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी कि मुझे अजित द्वारा इंटरव्यू में उल्लिखित किसी भी बैठक के बारे में कोई खबर नहीं है। राजनीति मौके का नाम है। मोदी पर निशाना साधने के लिए अडानी पर हमलावर राहुल गांधी के लिए अजित पवार का खुलासा हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कम नहीं होगा। और जहां राहुल ने अडानी और मोदी सरकार के संबंधों को लेकर बीजेपी पर हमला न किया, ऐसा कोई मंच नहीं, लेकिन अजित पवार के खुलासे में अडानी के बाद शरद पवार का भी जिक्र है, तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी इस बात की परवाह करेंगे। राहुल गांधी इस मामले में ज्यादा धैर्य रखने वाले लगते नहीं। उनकी प्राथमिकता में अडानी और बीजेपी के रिश्ते को साबित करने से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है हाल के दिनों की जो राजनीति। और राहुल गांधी ही क्यों, उद्धव ठाकरे भी अजित पवार के खुलासे को हाथों हाथ लेंगे। धारावी प्रोजेक्ट की वजह से अडानी उद्धव ठाकरे के निशाने पर रहे। जाहिर है कि शरद पवार का जिक्र किए बिना राहुल और उद्धव को बीजेपी पर हमलावर वो होंगे ही। हालांकि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि गौतम अडानी को क्या अधिकार था, वो सरकार गठन को लेकर बैठकों में क्यों बैठे थे। और मैं फिर से दोहराती हूं कि महाविकास अघाड़ी सरकार को केवल अडानी के लिए अस्थिर किया गया था ताकि वो धारावी और अपनी इच्छानुसार कोई भी अन्य प्रोजेक्ट हासिल कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि ये महाराष्ट्र सरकार नहीं बल्कि अडानी सरकार है। ये बातें मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष ने कही। अजित पवार के इस खुलासे के बाद जाहिर है कि यह संदेह और गहरा हो गया है कि क्या इस बार भी अजित पवार महायुति में अपने चाचा के कहने से आए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार महायुति में अजित पवार ऐसे काम करते रहे हैं जो एंटी बीजेपी जैसा लगता है। बार बार ऐसा लगता है कि अजित पवार जो कदम उठाते हैं उसमें महायुति के बजाय महाविकास अघाड़ी को ही फायदा है। महायुति में आने के बाद ऐसे कई मौके आए जब चाचा और भतीजे की मुलाकात हुई। एनसीपी में अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पहले ही बोल चुके हैं कि शरद पवार के बारे में कोई ऐसी बात न की जाए जिससे उनकी मानवर्धन हो। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि क्या पवार परिवार फिर से एक साथ आ सकता। जब ये सवाल पूछा गया तो अजित कहते हैं कि मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा, अभी मेरा ध्यान चुनावों और महायुति को 175 सीटें जिताने पर है, लेकिन संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। विचारधारा के मामले में अजित ने जो जवाब दिया उसका भी मतलब कुछ ऐसा ही है कि वापसी कभी भी संभव है। और इस इंटरव्यू में अजित पवार कहते हैं कि शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान 2.5 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कैसे किया। विचारधारा के बारे में मत पूछिए, महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है। हर कोई सत्ता चाहता है और विचारधारा को किनारे रख दिया गया है। वो सरकार बनाना और चलाना चाहते हैं। यही महाराष्ट्र की राजनीति का असली चेहरा है। तो क्या वाकई अजित पवार ने जो बातें कही हैं उसने अब विपक्ष को कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका दे दिया है, खासकर राहुल गांधी।